नेपाल इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर और चट्टानों के बड़े हिस्से के अचानक खिसकने से भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आया, जिसने देखते ही देखते तबाही मचा दी। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में नेपाल अकेला नहीं है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है, क्योंकि भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय रिश्तों से भी जुड़े हैं। इसके अलावा नेपाल और भारत की नदियां एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसीलिए वहां आने वाली ऐसी आपदा का असर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल में आखिर ये आपदा कितनी बड़ी चेतावनी है, हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते खतरे के क्या विकल्प हो सकते हैं, कितनी सतर्कता ज़रूरी है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और अब आपको बताते हैं, अगर नेपाल की बात हम कर रहे हैं लगातार, तो वहाँ पर ये त्रासदी कैसे हुई, ये विनाश लीला कैसे शुरू हुई। बुधवार सुबह 8:37 करीब नेपाल चीन सीमा के पास तेज झटके महसूस किए गए। शुरुआत में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया, लेकिन बाद में पता चला कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और चट्टानों के साथ लेंदे-खोला नदी में जा गिरा था। लेंदे-खोला भोटे कोशी नदी की सहायक नदी है। बाद में USGS ने यह भी स्पष्ट किया कि 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा ये झटका लैंडस्लाइड के कारण पैदा हुआ था। नेपाल के भोटे कोशी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ से 3 जिलों में भारी तबाही मच गई। हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण आपदाओं में से ये एक आपदा बताई जा रही है। आपदा की स्थिति भूकंप के साथ ही आए हिमस्खलन के कारण पैदा हुई। इसे अगर हम चरणवार बताएं, नेपाल के भोटेकोशी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ से 3 जिलों में भारी तबाही मच गई है। लगातार हम ये बता रहे हैं इसकी वजह क्या हुई। हाल के वर्षों में ये बताना ज़रूरी है कि ये नेपाल की सबसे भीषण आपदाओं में से एक है, और ये जो महाविनाश लीला है ये शुरू हुई, ये आपदा की स्थिति भूकंप के साथ आए हिमस्खलन की वजह से। ये हिमस्खलन कैसे आया, ये जो ग्लेशियर है ये कैसे टूटा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ग्लेशियर से बर्फ और पत्थरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में जा गिरा। इसके बाद जो नदी का बहाव था वो रुक गया, और ग्लेशियर से घिरे हुए मलबे से नदी के बहाव के रुकने से वहाँ पर एक झील बन गई, और ये झील जो है सबसे विनाशकारी साबित हुई। झील में पानी बढ़ गया, रास्ता बंद होने से पानी पीछे की तरफ जमा होता चला गया, और अस्थायी झील का जल स्तर तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके बाद एक दबाव पैदा हुआ, और दबाव से जो रुकावट है वो हटी। झील में ज़्यादा पानी जमा होने से दबाव जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, और रुकावट टूटकर वहाँ पर हट गई। तो झील के टूटने से वहाँ पर ये महाविनाशकारी बाढ़ आई। रसुआ जिले के तिमुरे स्याफू बेसी में तबाही मच गई। लेंदे, भोटेकोशी, फिर त्रिशूली नदी में लगातार बाढ़ आने से ये जो है भयंकर हादसा वहाँ पर हुआ, भयंकर तबाही वहाँ पर मची, और इस तबाही से सैकड़ों लोगों की आबादी वाले इस इलाके का बड़ा हिस्सा बह गया। इसके बाद बाढ़ का पानी तेज़ी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। तो लगातार ये जो पानी नीचे की ओर बढ़ा, इससे ये जो विनाश लीला है और गहरी होती चली गई। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि इलाके में उस वक्त बारिश की कोई सूचना नहीं थी, इसीलिए लोगों को इस आपदा की कोई चेतावनी नहीं मिली। बाढ़ आने के समय लोग रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थे। ज़मीन हिलती हुई ज़रूर महसूस हुई, तो लोगों को पहले लगा कि शायद भूकंप आया है। वे बाहर भाग कर आए तो उन्होंने ऊपर से तेज़ी से आती पानी की एक विशाल दीवार जैसी देखी। धुएं का एक गुबार था, वो लोगों को दिखाई दे रहा था, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। पानी तिमुरे बाजार की ओर तेज़ी से बढ़ने लगा। बाढ़ एक लहर की तरह आई, जिसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर रही होगी। कुछ ही पलों में पूरा बाजार खत्म हो गया। कई पनबिजली परियोजना और वाणिज्यिक बैंक तबाह हो गए। बाढ़ से कई पुल और करीब 40 किलोमीटर हाईवे बह गए। रसुआ और नुवाकोट जिलों के कई इलाके प्रभावित हुए। तिमुरे, स्याफू बेसी, बैत्रावती, त्रिशूली, बत्तर और देवीघाट समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के तटीय क्षेत्रों में अभी भी खतरा बना हुआ है। नेपाल की बाढ़ से भारत में भी अलर्ट है। बिहार के 9 जिलों में हाई अलर्ट है।
यूपी के 7 जिलों में हाई अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण में गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं और नदी किनारे के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। तो सतर्कता बढ़ती जा रही है। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल में आई विनाश लीला में अब तक 270 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सैकड़ों लोग लापता हैं। भारी तबाही के बाद भारत लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ताज़ा हालात की जानकारी दी। रणधीर जायसवाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है जो सम्राट ट्रेवल्स की मदद से रसुआ जिले के तिमुरे गए थे। फिर अलग अलग राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक और ग्रुप और उसके बाद केरल के 33 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है। ये 5 मुख्य ग्रुप हैं जिनमें कुल मिलाकर 288 लोग शामिल हैं। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि पहाड़ से लेकर नदी तक तबाही का मंजर है। भारी बारिश, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने हालात को और बेहद गंभीर बना दिया है। आखिर नेपाल में बार बार ऐसी तबाही क्यों आती है? कौन कौन से प्राकृतिक खतरे इसके पीछे हैं और इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल की किस तरह से मदद कर रहा है, दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नेपाल का भूगोल ही उसे आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील बनाता है। एक तरफ ऊंचा और खड़ा हिमालय तो दूसरी तरफ तराई के मैदानी इलाके, यानी कम दूरी में ऊंचाई का बड़ा अंतर। ऐसे में पहाड़ों पर जब कुछ घंटों में तेज बारिश होती है तो पानी तेजी से ढलानों से नीचे आता है और देखते ही देखते फ्लैश फ्लड का रूप ले लेता है। वहीं भूगर्भीय रूप से युवा हिमालय की कमजोर और अस्थिर चट्टानें भारी बारिश में भूस्खलन का खतरा बढ़ा देती हैं। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता है। भारी बारिश से जब मिट्टी में पानी भरता है तो ढलान कमजोर होने लगती है और भूस्खलन हो सकता है। अगर मलबे से नदी का रास्ता रुक जाए तो पीछे पानी जमा होता है और बांध टूटते ही अचानक सैलाब नीचे की तरफ दौड़ सकता है। दूसरी तरफ बढ़ता तापमान ग्लेशियरों और हिमनदी झीलों का खतरा बढ़ा रहा है। प्राकृतिक बांध टूटने से आने वाली अचानक बाढ़ को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव कहा जाता है। नेपाल में कोशी, गंडकी, कर्णाली और बागमती जैसी बड़ी नदियां हिमालय से पानी लेकर तराई की तरफ बढ़ती हैं। मानसून में जब कई जल ग्रहण क्षेत्रों में एक साथ भारी बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है। खतरा तब और बढ़ता है जब सड़क, होटल और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पहाड़ों को काटा जाता है। ऐसे में भारी बारिश, कमजोर ढलान और तेज नदी प्रवाह मिलकर तबाही को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। भारतीय वायुसेना का C-130J विमान करीब 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं लेकर नेपाल पहुंचा है। इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, हाइजीन किट और सोलर लैंप शामिल हैं। आगे भी राहत सामग्री भेजने की तैयारी चल रही है। यानी संकट की इस घड़ी में भारत एक भरोसेमंद पड़ोसी की तरह नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में आई तबाही ने एक बार फिर बता दिया है कि प्रकृति का कहर जब पहाड़, बारिश और ग्लेशियर के खतरे से मिलता है तो चंद घंटों में हालात प्रलय जैसे हो सकते हैं। ऐसे में समय रहते चेतावनी, सुरक्षित निर्माण और मजबूत आपदा प्रबंधन ही जान बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। तो कितनी विकट स्थिति है नेपाल में, कितनी बड़ी ये चेतावनी है और क्या कुछ होना चाहिए आपदा प्रबंधन क्षेत्र में, इसके बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कृष्ण एस वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। इसके साथ ही हमारे साथ एकलव्य प्रसाद जुड़े हुए हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, मेक पाइन अभियान से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर BD पटनी हैं, भूवैज्ञानिक हैं और हिमालय पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैं। अपने सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर पटनी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, नेपाल में जिस तरह से ये त्रासदी आई है अपने आप में कितनी बड़ी चेतावनी है, और हिमालय क्षेत्र जब हम कहते हैं तो
हिमालयी पारिस्थितिकी में ये किस किस तरह के एक बड़े परिवर्तन को भी दिखाता है? डॉक्टर पटनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपने आपने मुझसे जी, पूछा, आप ही सॉरी। से पूछा है। हाँ, दर्शकों को पहले तो सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग लापता हैं वो सुरक्षित होंगे या हमें मिल जाएंगे। और ये जो भीषण त्रासदी आज आपने दिखाई है, इससे ऋषि गंगा की याद आती है मुझे। और उससे पहले हमने फुक्तल में एनडीएमए के, जब मैं टीसी मेंबर था एनडीएमए का, तो फुक्तल एक ऑपरेशन हमने किया था फुक्तल रिवर पे। उसके बाद जोंगू, कई इस तरह के हादसे हुए। मगर जो हादसा ये अभी कल हुआ है इतना भीषण, और इसको देख के वाकई में हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए कि इतना थिक कॉलम वाटर का एक साथ मक और डेबरी को लेके आया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हादसा हुआ है ना, इसको हम ग्लॉफ कहेंगे और ना इसको हम लैंडस्लाइड डैम का आउटबर्स्ट कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स है। अगर आप ऋषि गंगा को लें, इसी तरह का हादसा वहाँ पे भी हुआ था आपका नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे, जो तिब्बत में ये हुआ है। ल्यांदे रिवर के बैंक पे एक थिक आइस शीट ऊपर से जो है अपने साथ जो चट्टाने हैं जिस पे वो टिका हुआ था, उन सब को लेके ल्यांदे रिवर पर आ गया, और आने के बाद उसने उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के लिए अब वो चंद समय के लिए ब्लॉक हुआ, मगर इतना ज्यादा फ्रिक्शन था, इतनी ऊंचाई से गिरा है ये, तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो स्नो मेल्ट हुआ है वो अपने साथ इतना डेबरी नीचे को लाया है। और उस डेबरी के लाने की वजह से देखिए, हिमालयन क्षेत्र में, क्योंकि मेरा तो 30-40 साल का अनुभव रहा है हिमालयास पे, बड़ी नैरो वैलीज हैं और उनका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। 1 in 20, 115 में नदियाँ दौड़ती हैं, भागती हैं उसमें। और ये जो पूरा फ्लड और जो वेव्स आई हैं इस फ्लड की, उसने इतनी तबाही मचाई, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि जो बॉर्डर पे आपने देखे, जो अभी कुछ देर पहले आपने एक क्लिप दिखाई है, इस तरह का हादसा मैंने तो खैर अपने जीवन में नहीं देखा। बट हाँ, ऋषि गंगा या केदारनाथ, ये त्रासदी हम उसके डिसर्नेबल एग्जाम्पल है, हमने आंखों से देखा है उसको। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इसके लिए आगे को तैयार हैं? क्या इस तरह के जो हादसे होंगे, क्या भारत जितने हिमालयन स्टेट्स हैं, चाहे नेपाल हो, भूटान हो या हमारा हिमालयन क्षेत्र हो, इसके लिए वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है। और मैं तो अपने व्याख्यानों में कई बार बोला हूँ कि हिमालय को इस समय दो ही चीज़ों से बहुत बड़ा खतरा है। एक है क्लॉफ, दूसरा है लैंडस्लाइड डैम। इन दोनों का वाकई में, इनकी जो विभीषिका है उसको झेलना हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी। है डॉक्टर वत्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वत्स, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर पटनी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारा जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट है वो किस तरह से है, और इसके साथ ही जो पूर्व सूचना, आपदा पूर्व सूचना है, उसका तंत्र मजबूत होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल में जानें बच सकती थी अगर पहले ये पता लग जाता कि इस तरह की जो आपदा है वो आने वाली है, या इसका कुछ संकेत मिल जाता। लोग पहले उसे भूकंप ही समझते रहे। आपदा प्रबंधन के लिए जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वह हिमालयन क्षेत्रों के लिए लगातार ज़्यादा जरूरी हो रहे हैं। उनकी कैपेसिटी, उनके जो वार्निंग का जो प्रिसीजन है, और जितने कम समय में वो वार्निंग दे सकते हैं, उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, और वो कठिनाई यह है कि हम एक 5000 और 6000 मीटर के आसपास जहाँ पर ग्लेशियल लेक हैं, वहाँ पर हम किस तरह से ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क सेटअप करें। एक तो वहाँ सेटअप करना, फिर इस सारे नेटवर्क को मेंटेन करना, उस नेटवर्क से जो जानकारी मिलती है उसको एकत्र करना, और उसके आधार पर अर्ली वार्निंग देना। तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ी तकनीकी चुनौती है, और हम ये भारत में हम इसके लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है
जो ग्लोफ की मिटिगेशन पर केंद्रित है। और इस प्रोजेक्ट में हम यही कर रहे हैं कि हर ग्लेशियल लेक पर जिसको हमने चिन्हित किया है कि रिस्क प्रोन है, वहां पर हम एक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क शुरू करें, वहां पर हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू करें जो कि सैटेलाइट से भी जुड़ा हो और जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क से भी जुड़ा हो, और जिसके कारण ग्लेशियल लेक में जो बढ़ते पानी का स्तर है उस पर हम उसकी हमें जानकारी मिल सके। और जब कभी भी इस तरह की परिस्थिति आती है कि ग्लेशियल लेक का जो तट है वो टूटता हो, सीधे आपको हम अहमदाबाद ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन दे रहे हैं। और अभी जिनको डिग्री मिलना बाकी है, उपाधि मिलना बाकी है, ऐसे सभी विद्यार्थी, आप सभी को मेरा राम राम, वंदे मातरम। मित्रों, आज एक प्रकार से मेरे सामने बैठे हुए 900 विद्यार्थियों के लिए जीवन का एक अनमोल क्षण है, बहुत बड़ा दिन है। मगर आज मेरे लिए आपसे भी बड़ा दिन है, क्योंकि मैं गुजरात विद्यापीठ की लाइब्रेरी का बहुत गहन अभ्यास करने वाला वाचक रहा हूं। और मेरे जीवन में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं कभी गुजरात विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करूंगा। मैं बहुत छोटा था तब से पूज्य बापू का प्रशंसक भी रहा हूं, एक प्रकार से अनुयायी भी रहा हूं, क्योंकि मेरी मां महात्मा की एक अनन्य अनुयायी थी। मेरे जीवन के शुरुआती जीवन के एक बहुत बड़े कालखंड तक मैंने खादी भी बुनी है और सूत भी काता है। और आज आप यहां पर विद्यार्थी नाते खादी के संकल्प को लेके पढ़ाई तक खादी पहनते हो। मेरी मां ने मुझसे एक व्रत लिया है कि जीवन पर्यंत मुझे खादी ही पहननी है। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो इस तपोभूमि में ऊर्जावान जगह पर, जहां पर इस महान देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए यत्न करने वाले बड़े बड़े नेताओं ने घंटों, दिनों, सालों तक, महीनों तक यहां चिंतन किया है। यही वो स्थान है जहां देश को आजादी दिलाने के स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति बना करती थी। यही वो स्थान है जहां आचार्य कृपलानी और काका साहेब कालेलकर जैसे मनीषियों ने भारतीयता और स्वभाषा के लिए एक आह्लाद जगाने का काम किया। यही वो स्थान है जहां महात्मा ने इसकी नींव डालते वक्त तय किया था कि भारत आजाद बनने के बाद, आजाद होने के बाद भारतीय शिक्षा पद्धति क्या होगी, ये गुजरात विद्यापीठ इसका मॉडल बनाएगा। और आप सब इसी विद्यापीठ में आज उपाधि हासिल कर, डिग्री हासिल कर समाज जीवन में जा रहे हो। आचार्य जी ने तैत्रीय उपनिषद का उपदेश आप लोगों को बहुत सरल भाषा में समझाया है, परंतु जीवन जीवन होता है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। मैं आज विद्यार्थियों से और दीक्षा लेकर जाने वाले उपाधि प्राप्त
भारत के नए नागरिकों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। विद्यापीठ का प्रांगण छोड़ने से पहले आप आपके जीवन का एक लक्ष्य जरूर तय कर लेना, और लक्ष्य तय करते वक्त ये लक्ष्य सिद्ध होगा या नहीं होगा वो बोझ आपके पर मत रखना। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा था कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो नहीं सोचना चाहिए, काम करने जैसा है या नहीं करने जैसा है वो ही सोचना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तय कर विद्यापीठ के प्रांगण के बाहर पैर रखेगा, और दूसरा लक्ष्य अपने लिए मत तय करना, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए तय करना। अगर आपने समाज के लिए, देश के लिए लक्ष्य तय किया है तो जय पराजय का बोझ आप पर नहीं रहेगा। कितनी भी कठिनाइयां जीवन में आएगी, निराशा कभी उत्पन्न नहीं होगी। अगर लक्ष्य अपने लिए तय करोगे, अपने परिवार के लिए तय करोगे, तो कठिनाइयों में निराशा भी उत्पन्न होगी और आप आपके रास्ते से चलित भी हो जाओगे। मैं मेरा उदाहरण करता हूं, मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां मैंने झेली हैं, बहुत कठिनाइयां झेली, मगर कभी निराशा उत्पन्न नहीं हुई। और उसका एकमात्र कारण था, कठिनाइयां जिसके लिए आई वो लक्ष्य, और बाकी का जीवन जिसके लिए जीना है वो लक्ष्य कुछ मेरे लिए नहीं था, मेरे परिवार के लिए नहीं था। और इसके कारण मेरा उत्साह काम करने का हमेशा बना रहा। निराश करने के लाख प्रयत्नों के बाद भी मैं कभी निराश नहीं हुआ, और मैं हर लड़ाई में ईश्वर कृपा से लड़ता लड़ता बाहर निकलता गया। मित्रों, आज प्राण जीवन भवन के इस प्रांगण में आप लोगों के साथ बात करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा है, उनके बातों के, विचारों के, लेखन के तत्व को समझा भी है, और आज के समय के अनुरूप सारगर्भित तरीके से उनके संदेश को अनुवादित करने का भी प्रयास किया है। मगर मैं ये सब पढ़ने के बाद आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, गांधी जी का संदेश उस वक्त भी इतना रिलेवेंट था, आज भी इतना रिलेवेंट है, और 100 साल के बाद भी इतना रिलेवेंट है। ये कभी कालबाह्य नहीं होगा। न केवल देश, पूरे दुनिया के कल्याण का मार्ग वही है। और गांधी जी के संदेश में अभी यहां एक गांधी जी का वाक्य लिखा है कि मैंने कुछ नया नहीं कहा है, जो सदियों से मैं सुनता आया हूं वो ही मैंने बताया है। भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय जीवन मूल्य और भारतीय ज्ञान परंपरा ही गांधी जी का संदेश है, उस कुछ बाहर से नहीं। और इसलिए ये शाश्वत है, कभी भी इरिलेवेंट नहीं होगा, कभी कालबाह्य नहीं होगा। आज 900 युवाओं को यहां से उपाधि प्राप्त होगी, डिग्री प्राप्त होगी। 11 युवाओं को गोल्ड मेडल भी दिए जाएंगे, और यहां से आप बाहर जाएंगे तब ढेर सारी चुनौतियों का, पारिवारिक चुनौतियों का, सामाजिक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। मगर यहां जो सीखे इसका नित्य साधना और स्वाध्याय करते रहेंगे तो मार्ग अपने आप निकल आएगा। और जिस जगह पे आप
इतना समय रहकर पढ़े हैं, वो भारतीय शिक्षा को प्रयोगों से आपके कोर्स में ढालकर बनाई गई जगह है। ग्राम केंद्रित विकास मॉडल और ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था, इसके बुनियादी तालीम, मैंने आते आते दिखा बुनियादी तालीम को अब नई तालीम कहते हैं, मगर महात्मा ने उसका नाम बुनियादी तालीम रखा था। बुनियादी तालीम आपको यहां दी गई है और यहीं पर आपको स्व से पर जाने की, खुद की जगह सबकी सोचने की शिक्षा भी दी गई। महात्मा गांधी ने भारत में वापिस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह को मानते हुए पूरे भारत का परिभ्रमण किया था। इतनी भिन्न भिन्न भाषाएं, अनेकानेक बोलियां, अनेकानेक पहरवेश, अनेकानेक खान पान, अनेक धर्म, फिर भी महात्मा जब वापिस आए तब चंपारण में राजेंद्र बाबू को कहा था कि मैंने इस देश में एक अद्भुत एकात्मता का दर्शन किया है, ये देश में कुछ भिन्न नहीं। और उसी चीज को उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रयोगों के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम किया और हमारी संस्कृति के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है, उसका प्रयोग का प्रयोगशाला एक गुजरात विद्यापीठ था, जहां आप पढ़े हैं, जो अब विश्वविद्यालय है। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी यात्रा और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन आने के बाद 20 तक, 20 से 30 तक और 30 से 42 तक ये व्यक्ति ने गहन चिंतन कर भारत की आजादी का एक नक्शा खींचने का काम किया था। और 18 अक्टूबर 1920 को गुजरात विद्यापीठ का विचार भी हुआ, स्थापना भी हुई। पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। अगर स्वभाषा नहीं है तो स्वराज कभी मिल ही नहीं सकता। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य हमारे देश के साथ बंधा हुआ नहीं है तो स्वतंत्रता मिलेगी तो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये चारों सूत्रों को उन्होंने स्वतंत्रता की परिकल्पना के साथ जोड़ा था और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया। चाहे दांडी मार्च हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे अहिंसा का प्रयोग हो, ये सभी उन्होंने प्रयोगों से ही आगे का रास्ता प्रशस्त किया था। और महात्मा इसके संस्थापक कुलाधिपति रहे हैं। सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, मोरारजी देसाई, अनेक महान लोगों ने यहां पर कुलाधिपति के रूप में सेवा देने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि इसको बचाकर रखना है, इसको आगे चलाना है। और मुझे बहुत आनंद है कि उसी आचार्य परंपरा से आज कुलाधिपति हमारे गुजरात के महामहिम देवव्रत जी उसी आचार्य परंपरा से आते। और बहुत लंबे समय के बाद गांधी के बताए रास्ते पर विद्यापीठ
चलने का शुरुआत भी किया है और प्रयास भी किया है। मित्रों, हाथ, हृदय और मस्तिष्क का समन्वय और तीनों के समन्वय से राष्ट्र का पुनर्निर्माण। शिक्षा ऐसी हो जो हाथ को कौशल दे, हृदय में संवेदनशीलता को उद्भव करे और मस्तिष्क ज्ञान के साथ साथ विवेक को भी अपनाने के लिए हमेशा खुला रहे। जो मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान से भरा हुआ होता है वो अहंकार ही निर्मित करता है। जो मस्तिष्क में ज्ञान के साथ साथ विवेक भी होता है वो विनम्रता और विद्वता दोनों को उत्पन्न करता है। और ये गुजरात विद्यापीठ के मूल उद्देश्य में महात्मा ने व्याख्यायित किया था। काका साहेब कालेलकर ने इसको पुनः फिर से लिखने का काम किया। खेत, हस्तकरघा, कार्यशाला, ग्राम सभा, समाज, ये सभी क्लासरूम बना दिए थे। खेत भी क्लासरूम था, सूत बुनना भी क्लासरूम था, गांव की भी क्लासरूम था। और अभी आप लोग तो गुजरात विद्यापीठ से पढ़कर निकले हो, अब यहां कंप्यूटर भी सिखाया गया होगा आपको। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार आप देख लीजिएगा। मातृभाषा, कौशल, बहुविषयक अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा और समग्र व्यक्तित्व का विकास, ये 5 स्तंभ पर ही हमारी नई शिक्षा नीति बनी है। और एक प्रकार से जो भारत ने सदियों तक दुनिया को देने का काम किया, वही शिक्षा पद्धति को हमारे प्रधानमंत्री हमारे युवाओं के लिए लेकर आए। मूल तत्व को बदले बगैर विश्व भर की आधुनिकता को हमने नई शिक्षा नीति में भरने का काम किया है। मित्रों, गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के मान बिंदु तय कर दिए थे। इन्होंने 7 सामाजिक पाप का व्याख्या किया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर समाज के सभी विद्यार्थी ये 7 सामाजिक पाप को समझ ले तो समाज की 90% बुराइयां समाप्त हो जाए। उन्होंने सबसे पहले कहा, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। पॉलिटिक्स, राजनीति सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए, उद्देश्यों के आधार। जो पॉलिटिक्स स्वयं के लिए होती है, राजनीति स्वयं से लिए करता है, वो एक प्रकार से पापी है। उन्होंने कहा, नैतिकता विहीन व्यापार, ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, इसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। अगर नैतिकता का आधार नहीं है तो हम धन पशु ही बन जाएंगे और कुछ नहीं बन पाएंगे। श्रम विहीन धन, जिस पर मेरे श्रम ने मेरा अधिकार निर्मित नहीं किया है, ऐसा धन भी पाप है। विवेक विहीन ज्ञान और भोग, मैं मेरी जरूरत से ज्यादा चीजों का उपभोग करूंगा तो वो भी वो पाप है। और मेरे ज्ञान का उपयोग मैं अकेले स्वयं के लिए करूंगा तो भी पाप है। तो विवेक विहीन भोग और ज्ञान दोनों को उन्होंने पाप किया। चरित्र विहीन, कैरेक्टर के बगैर का ज्ञान, ये भी पाप कहा। मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी का और मानव जात का कल्याण करने का होना चाहिए, ब्रह्मांड का कल्याण करने का होना चाहिए। तो मानवता विहीन विज्ञान को भी पाप कहा। और किसी भी प्रकार की उपासना, उसमें त्याग नहीं है तो वो भी पाप है, आडंबर है। तो त्याग विहीन उपासना को भी उन्होंने पाप किया। मैं आज सभी युवाओं को
7 पाप हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम कोई इतने बड़े महापुरुष नहीं है कि कभी इसमें से कोई पाप हमसे नहीं होगा, मगर इसका बोध रहेगा तो करते हुए झिझकेंगे जरूर, रुकेंगे जरूर और करेंगे। कभी कभार आपद धर्म में करना पड़ा तो प्रायश्चित भी इसका हम कर ही लेंगे। उन्होंने 11 सूत्र व्रत दिलवाए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सरिश्रम, अस्वाद, अभय, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी और अस्पृश्यता का निवारण। कई सारी चीजें तो हमारे संविधान के कारण समाप्त होती गई है, परंतु ये 11 सूत्र भी आज भी रिलेवेंट है और इसको हमें याद कर कर आगे चलना चाहिए। मित्रों, गांधी जी ने धर्मांतरण को, स्वधर्म को, धर्मांतरण को एक प्रकार से पाप बताया था और स्वधर्म के अनुसार जीने की आज आपने प्रतिज्ञा भी करी है। खादी एक विचार नहीं है, एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, एक कंसेप्ट है कि मेरे हर जीवन के क्रियाकलापों में मैं मेरे साथी देशवासी की चिंता करूंगा। एक कंसेप्ट को बापू ने आगे बढ़ाया था। मुझे कहते हुए बहुत आनंद है कि 2013-14 में खादी ग्राम उद्योग का टर्नओवर 31,000 करोड़ था। 25-26 में 1,87,000 करोड़ तक खादी का टर्नओवर पहुंचा। गांधी जी ने स्वच्छता का आग्रह रखा। आज देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है। मोदी जी ने नई पीढ़ी में स्वच्छता के संस्कार को उनकी शिक्षा के साथ ही जोड़ने का काम किया। स्वभाषा के लिए दुनिया की कोई भी भाषा सीखने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं मेरी भाषा में बोलूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाषा ही हमें देश के संस्कार और इतिहास के साथ जोड़ती है और जड़ों के साथ जोड़ती है। अगर जड़ ही कट गई तो बड़े से बड़ा दरख्त भी टिक नहीं सकता था। इसलिए गांधी जी ने स्वभाषा पर भी आग्रह दिया। ग्राम स्वराज, ग्राम समृद्धि और सहकारिता, ये तीनों पर भी बल दिया। अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ग्राम स्वराज, समृद्ध ग्राम और कोऑपरेटिव तीनों पर नए सिरे से बहुत कुछ काम कर रही है और राष्ट्र का पुनर्निर्माण। आप गांधी को पढ़ेंगे तो कभी भी नवनिर्माण शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये देश बहुत बड़ा था, गुलामी के कालखंड में टूटा, तो गांधी जी ने हमेशा पुनर्निर्माण शब्द प्रयोग करा है, कभी भी नवनिर्माण शब्द। एक प्रकार से बहुत औपचारिक दृष्टि से देखें तो पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में कोई बड़ा फर्क नहीं है, और बारीकी से देखें तो बहुत बड़ा फर्क है। सिद्धांत वो ही होंगे जो हजारों सालों से थे, आधुनिक हम होंगे और पुनर्निर्माण करेंगे। नवनिर्माण का मतलब है कि दूसरों से लाए हुई पद्धति से नया बनाएंगे। नया बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आधुनिक होना है और हमारे जो मूल तत्व है इसको संभाल कर रखना है। इस सारी चीजों पर गांधी जी ने बहुत बल दिया था। आज 2014 से 2026 तक 12 साल से देश एक प्रकार से पुनर्निर्माण के रास्ते पर चल पड़ा है। देश का सामर्थ्य, समृद्धि,
सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व में नैतिकता, ये सारे सिद्धांतों को मूल बनाकर 14 से 26 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक चलने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। और जब आजादी के 75 साल हुए, आजादी के 75वां वर्ष मनाया जाता था, तब उन्होंने देश के युवाओं के सामने एक संकल्प रखा। मैं युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं कि शायद हम सब मंच में बैठे हैं, उसमें से 2047 में बहुत कम लोग होंगे, मगर मेरे सामने जो बैठे हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो सारे 2047 में। आप वो भाग्यवान लोग हो जो देश की आजादी की शताब्दी देखोगे। और उस वक्त देश हर क्षेत्र में विश्व में सर्वप्रथम होना चाहिए। ऐसे भारत की कल्पना लेकर, संकल्पना लेकर देश आगे चल पड़ा है। हम सर्वप्रथम तो होंगे, मगर सिर्फ हमारी चिंता नहीं करेंगे, पूरे ब्रह्मांड की चिंता करेंगे। हम सर्वप्रथम तो होंगे, शक्तिशाली भी होंगे, मगर शक्ति का उपयोग विवेक के साथ करेंगे। हम समृद्ध तो होंगे, मगर हमारी समृद्धि, देश की समृद्धि, देश के हर नागरिक और दुनिया भर के हर पीड़ित के लिए होगी। ये परिकल्पना के साथ नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के भारत की कल्पना आज के युवाओं के सामने रखी है। आज आप सब दीक्षा का अंत कर दीक्षांत समारोह के बाद यहां से जा रहे हैं, तब मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ईश्वर आपको जहां भी आप काम करें बहुत बहुत सफलता दे और गांधी जी के 7 पाप और 11 सूत्रों को आप जीवन भर याद रखकर आपकी प्रगति करिए। ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का। इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।